वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। आज हम करेंगे आपका जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन 2009। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कुछ धाराएं वगैरह एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो धाराएं कुछ तो हमारे पास डिटेल में अवेलेबल हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में है। मतलब अगर हम पढ़ाने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे बहुत डिटेल में इसकी जो धाराएं का एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं थोड़ा सा आपको धाराएँ करवा देती हूँ, ठीक है। तो इसमें जो 7 तो इसमें अध्याय हैं टोटल। इसमें अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि कितने अध्याय हैं तो 7 इसमें चैप्टर हैं और धाराएं या सेक्शन इसमें देखें तो इसमें 39 हैं, ठीक है। पहली दूसरी धाराएं तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन तीसरे से हम देखते हैं कि धारा 3 में इसमें क्या है। धारा 3 में इसमें है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार, ठीक है। ये धारा 3 है। कुछ कुछ धाराओं का मैंने बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी करवाया है, तो थोड़ा सा लास्ट में एक्सप्लेनेशन है। और कुछ शिक्षकों के जो दायित्व हैं वो मैंने लास्ट में डाले हैं। फिलहाल हम एक थोड़ा सा संक्षेप में देख लेते हैं, ठीक। तो धारा 3 है आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार। ये भाषा लिखी गई है, जो ये वेबसाइट से हमने आपके लिए निकाला है पूरा, ठीक है। कि शॉर्ट में आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके पास अगर ये चीज़ रहेगी ना तो आपको एग्ज़ाम में आएगा तो थोड़ा सा माइंड में क्लिक करेगा, तो आप इसे कर सकते हैं। दूसरा धारा 4 है जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश नहीं मिला है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए विशेष प्रावधान। तो क्या है धारा 4 में, जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश नहीं मिला है, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा में जिनको प्रवेश नहीं मिला है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए क्या है यहाँ पर विशेष प्रावधान। ये हैं आपके धारा 4 में, ठीक है। धारा 5 में क्या है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ये धारा और 4 जो धारा 5 हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास शिक्षा का अधिकार वाली देखी होगी तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि अगर किसी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरे नहीं की जाती तो किसी दूसरे विद्यालय में उसको स्थानांतरण, ये दोनों ये जो धाराएं हैं ना ये एक दूसरे से मिक्सअप है, तो थोड़ा सा अलग अलग करके भी इनको याद कर लेते, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि धारा 5 में क्या है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ये हमारे पास धारा 5 है। धारा 6 क्या है, स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य। अगर कोई स्कूल स्थापित किया जा रहा है तो उसके लिए कोई सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य क्या है। और इसमें जो सरकार है ना, सरकार इसमें राज्य वगैरह मेंशन है इसमें स्पेशली। अगर आप प्रॉपर राइट टू एजुकेशन को आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से देखते हैं तो इसमें सरकार की परिभाषा दी गई है। जैसे आपके पास आप अगर संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में जो आपका अनुच्छेद 12 या 13 शायद ध्यान नहीं आ रहा मुझे, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो इसी प्रकार सरकार के विषय में उसमें लिखा गया है कि सरकार क्या चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान दीजिए कि स्कूल स्थापित करने के लिए जो सरकार है या कोई बॉडी है उसका और जो स्थानीय प्राधिकरण है उसका कर्तव्य क्या है, तो ये है आपका धारा 6 में, ठीक है। धारा 7 में क्या है, जो आपका आरटी है उससे रिलेटेड वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों का जो बंटवारा होगा उसके लिए क्या है धारा 7 यहाँ पे मेंशन की गई है। धारा 8 में जो यहाँ पर धारा 6 में उपयुक्त सरकार है तो इस सरकार के कर्तव्य के विषय में बात की गई है। धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। तो यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा आपका लेसन अध्याय 3 है, ये क्या है आपका उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता पिता के कर्तव्य। तो सरकार और स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य तो किसके लिए हैं, स्कूल स्थापित करने के लिए, ये आपके धारा 6 में है। उसके बाद धारा 7, धारा 8 और धारा 9 इसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं हम। धारा 9 है आपका स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य और धारा 10 में है माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य, ठीक। और धारा 11 आपकी है प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार। प्री स्कूल जैसे आप जानते होंगे, जहाँ तक हम आइडिया लगा रहे हो, प्री स्कूल मतलब आपका जो ये प्री प्राइमरी होते हैं, ये आंगनवाड़ी वगैरह, ये कुछ प्री स्कूल, ये शिक्षा प्रदान के लिए जो सरकार उपयुक्त सरकार है उसके विषय में है आपका धारा 11। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर
पॉसिबल हो सकेगा तो मैं इसको आपका PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, वरना तो आप अभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब इसका अध्याय 4 है आपका स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियां। अब आ गए हम सरकार से आगे बढ़ के स्कूल पे। स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो धारा 12 है यहाँ पे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी का विस्तार। और इसी का जो 12(1)(c) है, उसी में क्या है कि 25% सीटें कोई भी प्राइवेट स्कूल क्या करेगा, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रख सकेगा। ये इसका बहुत डिटेल में है ये चीज़ें, तो मैंने आपको बोला ना कि ब्रीफ में मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या है। तो धारा 12 है आपकी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल की जिम्मेदारी का विस्तार, ठीक है। अगर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से हम इसको डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको ज़रूर करवाएंगे। फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। धारा 13 में क्या है, प्रवेश के लिए कोई कैपिटेशन शुल्क और स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी। तो इसकी जो धारा 13 है वो क्या कहेगा कि स्कूल में अगर किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है तो कोई उससे फ़ीस नहीं ली जाएगी, और कोई भी स्क्रीनिंग या जो टेस्ट होते थे बच्चों के स्कूल में एडमिशन के लिए, तो वो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा। प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रवेश के लिए आयु का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और आयु का प्रमाण पत्र जो उसके पास अवेलेबल होगा वो देना पड़ेगा, ठीक है। प्रवेश से, और अगर इसी में आगे हम बढ़ते हैं, धारा 15 क्या है, अगर उसके पास आयु का प्रमाण नहीं है तो उसे प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे प्रवेश देना ही पड़ेगा, ठीक है। 16 क्या है, रोके रखने और निष्कासन का निषेध, यानी किसी को आप किसी क्लास में रोक नहीं सकते, फेल नहीं कर सकते और उसे निकाल भी नहीं सकते, ये आपका धारा 16 है। शुद्ध भाषा क्या है, रोके रखने और निष्कासन का निषेध। धारा 17 क्या कहती है, बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध, यानी मना करती है। धारा 17 RT की धारा 17 क्या कहती है, बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और मानसिक उत्पीड़न भी उनका नहीं किया जाना चाहिए। ये स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत आता है, ठीक है। इसके बाद धारा 18 क्या है कि मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी स्कूल स्थापित नहीं किया जाएगा। स्कूल वही होगा, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ही खोले जाएंगे, वरना स्कूल नहीं होंगे। स्कूल को रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। धारा 19 है, स्कूल के लिए मानदंड और मानक जो बताए गए हैं वो किस में मेंशन है, आपके धारा 19 में है, ठीक है। धारा 20 में क्या है, अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति। इस हेतु जो सूची बनाई गई शिक्षा के लिए, तो इसमें संशोधन करने की जो शक्ति है वो क्या आएगी आपकी धारा 20 में। धारा 21 में आपका आएगा स्कूल प्रबंधन समिति, और धारा 22 में आपका आ जाता है स्कूल विकास योजना। ये सब धाराएं किसकी हैं, RT एक्ट 2009 की धाराएं हैं। कुछ कुछ धाराएं एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसके लिए आपको मैं स्पेशली धारा का, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि धारा के लिए हम स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। फिर क्या है, धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता तथा सेवा की शर्तें, ये बात की गई है आपकी धारा 23 में, ठीक है। धारा 24 क्या है, शिक्षकों के कर्तव्य और उनकी शिकायतों का निवारण। शिक्षकों के कर्तव्य क्या होंगे और उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण कैसे होगा, ये धारा 24 में है। धारा 25 क्या कहती है, छात्र शिक्षक अनुपात, कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, इस विषय में जो धारा है वो है आपकी धारा 25। और धारा 26 में है शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना, ये है आपकी धारा 26। धारा 27 क्या है, गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध। किसी भी गैर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाएगी। और इसमें कुछ जब मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था और आगे भी मैं आपको अभी वीडियो में करवाऊंगी क्लास में, मैंने धारा 27 कुछ धाराओं का मैंने आपको डिटेल आगे बताया है, तो थोड़ा सा आप वीडियो में क्लास में बने रहिएगा। तो आपको कुछ धाराएं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ ली जाती हैं तो उनका हमने यहाँ पे डिटेल पेश किया। और हाँ, ध्यान रखिए, जब हम आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे ना, उसके बाद हम आपको MCQs करवाएंगे, PYQs करवाएंगे, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम में अब तक, और हम याद रखिए, हम जो आपको PYQ करवाएंगे वो न केवल उत्तराखंड के नहीं करवाएंगे, हम आपको अदर स्टेट के TGT, PGT और ये नवोदय विद्यालय, KVS, अदर स्टेट में जो आपका
टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, लेक्चरर, एलटी, वहाँ पे जो एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना, तो वहाँ के भी पूरे ऑल ओवर जितना भी हमसे हो पाएगा तो सारा का सारा एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हमें वहाँ से पता चल पाएगा कि किस प्रकार की धारा एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो फिलहाल जितना हमें लगा उतना हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो धारा 27 क्या है, गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध। और धारा 28 क्या है, शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध। और एक ही शिक्षक की बात की जा रही है, सरकारी शिक्षक। तो जो सरकारी शिक्षक होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक होंगे, उनके द्वारा निजी ट्यूशन पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है आरटी एक्ट 2009 के द्वारा, ठीक है। अब अध्याय 5 में आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और समापन है। अध्याय जो इसका धारा 29 है, यहाँ पे क्या है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। और यहाँ पर CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात भी की गई है धारा 29 के तहत। और धारा 30 में क्या है, परीक्षा और पूर्णता प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा तो उसे क्या मिलेगा, एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ठीक। और इसके बाद आपका अध्याय 6 है, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण। तो यहाँ पे आपकी धारा 31, धारा 31 क्या कहती है, बच्चों के शिक्षा के अधिकार की निगरानी की जाएगी कि उनको जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत उन्हें शिक्षा प्रदान की जा रही है, नहीं की जा रही है, सारे छात्र उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। धारा 32 है आपकी शिकायतों का निवारण। धारा 33 है, ये जो इसके तहत है, आरटी एक्ट के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। और धारा 34 आपकी है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। और लास्ट में आपकी 4 धाराएं और हैं, सॉरी, ये 35, 36, 37, 38 4 धाराएं हैं। निर्देश जारी करने की शक्ति आपकी धारा 36 है, अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। धारा 37 है, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। अगर सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की गई है स्कूल में या बच्चों के साथ, तो उसकी जो कार्रवाई की गई है उसका संरक्षण किया जाएगा। और अब धारा 38 में समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। यहाँ पर जो समुचित है, ऊपर हमने पढ़ा उपयुक्त सरकार, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो जो वो सरकार है, उस सरकार की नियम बनाने की शक्ति किस में मेंशन है, धारा 38 में। तो इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पे जो धाराएं करवाई हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर इन धाराओं को संक्षेप में ज़रूर देख लीजिएगा। और आगे मैंने कोशिश की है कि कुछ कुछ धाराओं को, जितना भी हमें पॉसिबल हो सका, धाराओं को मैंने कुछ विस्तार से आपको बताने की कोशिश की है। और इसमें जो मुख्यतः धाराएँ मैंने ली है ना, वो कहें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कुछ डिटेल में धाराओं का। शिक्षा कार अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 की कुछ धाराएं और उनके विषय में थोड़ा जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। धारा 25, अभी हमने देखा धारा 25 में क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात के विषय में बात की गई है। अब धारा 25 में क्या है, जो इसका डिटेल है कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर, ठीक है। जो 2009 में अधिनियम, अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू हुआ था ना, है ना। तो अप्रैल 2010 को जब ये अधिनियम लागू हुआ तो क्या बात की गई धारा 25 में, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर जो समुचित सरकार है, जिसे उपयुक्त सरकार भी कहा गया है, और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में की अनुसूची में विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखा जाए। तो प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा, जो अनुसूची बनाई गई है उसमें जो मेंशन है छात्र शिक्षक अनुपात, तो प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात उसी हिसाब से होना चाहिए। और ये थोड़ा एक अंदर की बात है कि छात्र शिक्षक अनुपात उसमें कितना मेंशन है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, क्लासेस देखी हैं, तो जब हम आपको एलटी की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे थे तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इस विषय में कि छात्र शिक्षक अनुपात के विषय में क्या क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ़िलहाल कोशिश हो सकता है आपको एक और वीडियो शिक्षा के अधिकार के एमसीक्यू पे मैं पूछ लूँ, जिसमें छात्र शिक्षक अनुपात और इस तरह के कुछ क्वेश्चन, धाराओं से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको अच्छा मटेरियल हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इसके बाद धारा 25 के बाद धारा 27 क्या है। धारा जो है हमारी 25 है, इसके अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में तैनात। अब हमने क्या किया है कि विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाया है, कितने छात्रों पे कितने शिक्षक होने चाहिए ये हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। वो अनुपात बनाए रखने के लिए अगर विद्यालय में हमने शिक्षकों की तैनाती की गई है तो धारा 27 अब क्या कहती है कि धारा 27 में कुछ
प्रयोजन हैं, जैसे इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया कुछ जनगणना, इस तरह के जो काम हैं, इन प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में उस शिक्षक की को द्वारा सेवा नहीं कराई जाएगी या किसी उसे गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि धारा 27 क्या कहती है कि शिक्षक को किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तैनात नहीं किया जाएगा, और सिर्फ कुछ प्रयोजन दिए गए हैं धारा 27 में, तो उनके अलावा उनको छोड़कर उसे किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में उससे सेवा नहीं करवाई जाएगी या किसी गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिए तैनात नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा कुछ प्रयोजन जैसे जनगणना वगैरह है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको उसमें बताया है कि जनगणना जैसे कुछ काम है जहाँ पर उनको छोड़ करके गैर शैक्षणिक प्रयोजन में शिक्षक को नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और ये यही है कि जब छात्र शिक्षक अनुपात मेंशन है तो शिक्षक को इधर उधर के काम में नहीं लगाया जाएगा। अब धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 के मुताबिक अगर किसी बच्चे को 6 साल से ज़्यादा उम्र होने के बावजूद स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है, ठीक है, धारा 4 क्या कहती है? अगर किसी बच्चे को 6 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है और उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं मिला है या वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है तो उसे उसकी उम्र के मुताबिक कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। ये भी मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेन वहाँ पे किया था पिछला वीडियो में कि अगर किसी बच्चे को 6 साल की उम्र ज़्यादा हो गई, उस स्कूल में प्रवेश नहीं मिला या वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से चूक गया है तो उसे क्या करेंगे? उसकी उम्र के मुताबिक कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। धारा 5 क्या कहती है? अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो बच्चे को क्या करेंगे? तो बच्चे को जो यहाँ पर ये मेंशन कुछ है धारा 2 के उपखंड, ये कुछ भाषा है, इसको छोड़ दीजिए आप। तो बच्चे को क्या करेंगे? हम किसी दूसरे विद्यालय में जाकर प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराई जा सकती है। आप इन डिटेल ये देखिए कि अगर किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो उसे किसी दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराई जा सकती है। ठीक है, इतनी भाषा की हमको ज़रूरत नहीं है। ये धारा 5 है। ठीक, अब देखते हैं आगे। धारा 28 है। धारा 28 में तो हमें पता ही है कि कोई भी शिक्षक खुद को निजी ट्यूशन या निजी शिक्षण गतिविधि में नहीं लगा सकता और यह अधिनियम केवल सरकारी शिक्षकों पर लागू होगा। कौन सी धारा कहती है? धारा 28। धारा 24 क्या कहती है? शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों के निवारण की बात की जाती है धारा आपके 24 में। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे किया है क्योंकि जहाँ जहाँ से मुझे मटेरियल मिला अच्छा सा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराने की मैंने आपको कोशिश की है, किताबों में किताबी भाषा से थोड़ा सा हट के आपको। ठीक है, धारा 17 क्या कहती है? बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। धारा 17 के अनुसार हमें क्या है? किसी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो कोई इसके उपधारा मतलब जो ये है कि शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं देना है, इसका उल्लंघन करेगा उस पर ऐसे यानी ऐसे व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति पर की जाएगी कोई जो सेवा नियम है उसके अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, यानी स्कूल में उसको शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा और कोई उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये आपके धारा 17 में बात की गई है। अब जो एक धारा बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है और ये पुरानी भी हो गई है, मुझे लगता है आप शायद नहीं भी पूछ ली जाती है, पर फिर भी याद रख लीजिएगा। जो धारा 12(1)(c) भी है कहीं पर, धारा 12(1)(ग) भी लिखा गया है। इसके अनुसार गैर सरकारी विद्यालय यानी जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, उनको क्या करना है? एंट्री लेवल यानी जहाँ पे उनकी एंट्री होती है, कक्षा 1 है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो उस कक्षा की 25% सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। सॉरी, इसमें शायद कक्षा 1 यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब उनको एंट्री करवानी है। आपको क्या करवाना है? अपनी क्लास स्कूल की 25 अपने हर क्लास की 25, आप ये ध्यान दीजिएगा कि स्कूल के अपने क्लास की उन्हें 25% सीटें क्या कि आपको, जो अब मैं भाषा पिछली बार पढ़ी, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी और 8वीं तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। और अगर आप
ने सुना होगा, तो अभी अखबारों में जो खबर आई थी कि एक स्कूल कहीं पे है, तो वहाँ पे क्या हुआ था, स्कूल की मान्यता तक रद्द करने की बात आ गई थी। किस लिए? क्योंकि उन स्कूल ने क्या किया था, इस नियम का पालन नहीं किया था। 25% सीटें प्राइवेट स्कूल था एक, तो उसने क्या किया था कि 25% सीटें किसी मतलब जो ये वंचित वर्ग के बच्चों को ये जो शर्त थी वो पूरी नहीं की, तो स्कूल की मान्यता रद्द होने तक की बात आ गई थी। ठीक है, तो ये इसमें बात है, जो मेन बात ये है कि 25% सीटें आपको वंचित वर्ग के लिए रखनी होंगी और कक्षा 8 तक आपको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। अब धारा 16 क्या कहती है? किसी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त बालक को, यही है, किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, यानी उसको फेल नहीं करना है। ठीक है, और या विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा पूरी किए जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा। जब तक वो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं करता, यानी कक्षा 8 तक की शिक्षा जब तक वो पूरी नहीं करता है, तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते। तो दो चीज़ें इसमें, एक तो उसे फेल नहीं किया जाएगा, दूसरा उसे 8वीं पास करने तक आप निकाल नहीं सकते हैं। ये आपकी धारा 16। तो ये मैंने डिटेल में, और थोड़ा सा एक और पॉइंट हमारे पास है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मुताबिक शिक्षकों के दायित्व क्या हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा इसमें दायित्व नहीं है। तो थोड़ा सा एक चीज़ लास्ट में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्कूल में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, रेगुलरिटी और उसका पंक्चुअलिटी जो है, ये क्या है, शिक्षक का दायित्व है, नियमितता और समय की पाबंदी। दूसरा, पाठ्यक्रम को संचालित और पूरा करना, ये किसका दायित्व है, शिक्षक का, पाठ्यक्रम को संचालित और पूरा करना। तीसरा, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना, ये भी शिक्षक का दायित्व है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करना। फिर क्या है, ज़रूरत के मुताबिक अतिरिक्त निर्देश देना, ये भी शिक्षक का कर्तव्य है, दायित्व है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े अतिरिक्त निर्देश देना। फिर है, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठकें आयोजित करना, ये भी शिक्षक का दायित्व है। RT 2009 के अनुसार शिक्षक का दायित्व है माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठकें आयोजित करना। फिर है, उन्हें बच्चे के बारे में जानकारी देना। अब जब बैठक आयोजित करेंगे तो उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, जानकारी प्रदान करना। उसके बाद अन्य विहित कर्तव्यों का पालन करना, और जो जो शिक्षक के अन्य कर्तव्य हैं उनका पालन करना। इसके अलावा एक और पॉइंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षा का जो आपका क्या है, धारा 12(1)(c), ठीक है। तो निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं। और लास्ट में यहाँ पे जो शिक्षक का दायित्व है वो क्या है, जो हमने आपका एक पॉइंट पढ़ा कि धारा 27 है शायद, कि जनगणना जो हमने ये पढ़ा कि उसे इनके विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। इनको छोड़कर जनगणना, जनसंख्या चुनाव, आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर, यानी जनगणना, जनसंख्या चुनाव, आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़ करके, ये जनसंख्या तो क्या है, ये चुनाव, जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कर्तव्यों को छोड़कर शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये तो रही शिक्षक तक की बात। इसके बाद भी अगर मुझे कहीं से MCQs मिलते हैं शिक्षा के अधिकार के, अच्छे से MCQ, तो कोशिश हो जाएगी कि एक क्लास आपको उसके MCQ की प्रोवाइड की जाए, क्वेश्चंस की। नहीं तो जब हम MCQ आपको शुरू करवाएंगे ना सिलेबस ख़त्म होने के बाद, तो आपको जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसका रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।